नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जन आंदोलनों के वीडियो की श्रृंखला में आज हम अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर बात करेंगे। सन 2011 में शुरू हुए इस आंदोलन में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। यह आंदोलन राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लोकपाल कानून बनाने के लिए था। इसे टाइम पत्रिका ने 2011 की शीर्ष 10 समाचार कहानियों में नामित किया था। इस बारे में आगे की बात करें उसके पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। इस घटनाक्रम की शुरुआत 14 नवंबर 2010 को योग गुरु बाबा रामदेव के दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित रैली से हुई। इसके बाद किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और बाबा रामदेव ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अगली रैली दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित की गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, राम जेठमलानी, मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश, कर्नल देवेंद्र सहरावत, सुनीता गोदारा, हर्ष मंदर, दिल्ली के आर्च बिशप जस्टिस DS तेवतिया, देवेंद्र शर्मा, PV राजगोपाल, त्रिलोक शर्मा सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन को नागरिकों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़े आक्रोश के रूप में भी देखा जा सकता है। लोगों ने लोकपाल विधेयक की मांग की। इस रैली में 1 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए। इस रैली के एक वीडियो में आप अरविंद केजरीवाल को लोकपाल विधेयक के बारे में बोलते हुए देख सकते हैं। तो मैं ये समझाना चाहता था कि ये जो अंग्रेजों के बनाए कानून हैं, इन कानूनों को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक समाधान नहीं हो सकता। ये CBI, ये CVC, ये विजिलेंस एजेंसी, ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून, इन सबको हम लोगों ने पढ़ा। ये सारे के सारे कानून भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बने हुए हैं, उनको जेल में डालने के लिए नहीं बने हुए हैं। इन सारे कानूनों को बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद से एक कानून बनाया, लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल। इसी रामलीला मैदान में 30 जनवरी को एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और हमने सरकार को लिखा था। 1 दिसंबर को एक चिट्ठी भेजी थी प्रधानमंत्री को। उस चिट्ठी के ऊपर बाबा रामदेव जी के दस्तखत हैं, श्री श्री रविशंकर के दस्तखत हैं, किरण बेदी के दस्तखत हैं, अन्ना हजारे के दस्तखत हैं, स्वामी अग्निवेश जी के दस्तखत हैं। इन सब लोगों ने दस्तखत लिख के मनमोहन सिंह को कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कानून को लागू करो, जिस कानून को इस देश की महान हस्तियों ने बनाया है। इस कानून को बनाने में जस्टिस संतोष हेगड़े, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने इस कानून को बनाया और यह कानून प्रधानमंत्री को भेजा और प्रधानमंत्री के यहां से 3 महीने हो गए, जवाब तक नहीं आया कि हमें कानून की कॉपी मिल गई है। इस आंदोलन को 5 अप्रैल 2011 को गति मिली, जब अन्ना हजारे ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि संसद में लोकपाल विधेयक पेश किया जाए। इसके अलावा विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों के काले धन की वापसी की मांग भी थी। यहां आप टाइम्स नाउ चैनल पर अन्ना को जंतर मंतर पर अनशन करते हुए और बड़ी संख्या में लोगों का उनका समर्थन करते हुए देख सकते हैं। Okay, so here you have a law student expressing his views. Why are you here, sir? Indeed, it is a great honor to be here because he is the second Gandhi in the modern days. And we see that in Anna's, he brought the change in this today's world. We could see a youngest child of 7 years, the oldest of 70, 75 years, all of them, they have left their work, they have come here. यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। इसमें प्रदर्शन, जुलूस, सविनय अवज्ञा, भूख हड़ताल और रैलियां शामिल थी। इस आंदोलन में सोशल मीडिया का बहुत उपयोग किया गया। लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रखा गया था। कुछ समय से लोगों में विशेष रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए नफरत के भाव उभर रहे थे। संरक्षणवाद और नौकरशाही के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण आर्थिक विकास धीमा हुआ था और बेरोजगारी बढ़ी थी। देश में व्यापक गरीबी भी थी। इन सभी कारणों से भ्रष्टाचार का व्यापक विरोध प्रारंभ हुआ। इस बीच राजनीति का अपराधीकरण भी हो रहा था। पूर्व केंद्रीय
गृह सचिव नरेंद्र नाथ वोरा ने सन 1993 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा गया था कि आपराधिक नेटवर्क एक समानांतर सरकार चला रहे थे। उन्हें राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। इस रिपोर्ट के अनुसार गली मोहल्लों के गिरोह राजनीतिक नेता बन गए थे। कई अपराधी तो स्वयं स्थानीय निकायों एवं राज्य विधानसभाओं के लिए और यहां तक कि संसद के लिए भी चुन लिए गए थे। सन 2005 में लाए गए सूचना का अधिकार अधिनियम ने नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त करने में सहायता की। इससे भ्रष्टाचारियों में कुछ डर बैठना शुरू हो गया। उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले किए, कुछ की तो हत्या तक कर दी गई। आरटीआई एक्टिविस्ट वासुदेवा अडिगा की मृत्यु पर टाइम्स नाउ चैनल पर एक खबर आप देख सकते हैं। Emotional scenes at the funeral of RTI activist Vasudeva Adiga. The 40-year-old RTI activist had gone missing since January 7th, and his body was found in a tank near Mangalore. Adiga had single-handedly exposed many scams in the state, and his family claims there was a threat to his life. ये वो दौर था जब देश अनेक घोटालों से घिरा हुआ था। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, 2010 का आवास ऋण घोटाला, नीरा राडिया टेप विवाद और 2G स्पेक्ट्रम, ये सारे मामले ऐसे थे जो बड़े बड़े घोटालों से संबंधित थे। फरवरी 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी ट्रायल कोर्टों को भ्रष्टाचार के मामलों को तेजी से निपटाने का आदेश दिया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन या NCAC की पुष्टि करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कानून बनाया जाएगा। एक महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सतर्कता आयुक्त PJ थॉमस की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया। देखिए इंडिया टुडे टीवी पर इस बारे में एक रिपोर्ट। The Apex Court today struck down the appointments of PJ Thomas as the Chief Vigilance Commissioner, and as it did so, it pulled no punches. The court in its order said that Mr. Thomas's appointment was not legal in the eyes of the law. And then came the sucker punch. It added that the High Part Committee, which appointed him, vitiated the integrity of the selection process. A direct rap for the Prime Minister who headed this High Part Committee. 12 मार्च 2011 से अप्रवासी भारतीयों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में दूसरे दांडी मार्च के नाम से 240 मील की एक पैदल यात्रा का प्रारंभ किया। यह यात्रा 26 मार्च को गांधी प्रतिमा सैन फ्रांसिस्को पर समाप्त हुई। इसकी मांग भी लोकपाल विधेयक और काले धन की वापसी की ही थी। यह मार्च अमेरिका के 45 शहरों, भारत के 40 शहरों और वैश्विक स्तर पर 10 अन्य शहरों में भी आयोजित किया गया। अन्ना हजारे ने मांग की थी कि सख्त भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाए जाने के लिए सरकार और नागरिकों की एक संयुक्त समिति बनाई जाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब यह मांग खारिज कर दी, तब अन्ना ने 5 अप्रैल 2011 से जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू किया। बहुत से लोग उनके साथ उपवास में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित अनेक विपक्षी दलों ने आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु अन्ना राजनेताओं को अपने साथ बैठने की इजाजत नहीं देते थे और जो लोग उनके साथ शामिल होने की कोशिश करते थे उन्हें वापस भेज दिया जाता था। अन्ना के समर्थन में लगभग सभी बड़े शहरों में प्रदर्शन हुए। कॉर्पोरेट जगत के लोगों का आंदोलन को समर्थन आप NDTV पर देख सकते हैं। The funding of the entire political system, including elections. Nothing untoward should happen to Anna Hazare, not only because of what he is, what he stands for, but at this stage something happens to him. I'm not saying what will happen. I'm saying it will be a shame for 1.2 billion Indians and this government. Well, I think corporate India is very concerned that the level of lack of transparency in governance has increased, and corporate India is working with the government to see that the level of transparency in governance improves. We are all very, very concerned about this cancer that has, that is eradicating this so-called inclusive development in our country. I personally feel that's what it's doing. इसी तरह से बॉलीवुड की हस्तियों द्वारा भी अन्ना को दिया गया समर्थन आप CVB न्यूज सर्विस पर देख सकते हैं। कोई भी देश में नहीं चाहता है, और यदि कोई इंसान उसके लिए वकालत करता है कि करप्शन नहीं होना चाहिए,
तो उसको छूट है, अधिकार है उसको करने का। कानून व्यवस्था जो है वो सब जानते हैं देश की, उसके अनुसार अगर कोई चलता है तो उसमें कोई खराबी नहीं। Well, we all support him, and I would not want to comment on the Lokpal bill in particular, but I'd only like to say is that his intentions are absolutely right, and we are all supporting him in spirit and in every way. But again, the support should be such that it should come from within. No one should use it for their own sake of publicity, and I'm not going to do that, and no one should do that. So we support him in heart and in spirit, and we are all there for him. आज जब मैं देखता हूँ कि इतने सारे युवा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, they are taking interest, they actually care कि हाँ भाई corruption is a problem, you have to do something. मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बड़ा गर्व होता है. I feel good and I feel that this gives me a lot of hope. I respect whatever he's doing. Corruption is a very big issue हमारे देश में. It's a very very big thing. So of course, definitely we should take precaution and we should do something. कुछ करना चाहिए उसके बारे में. But whether to do it through the bill or not is something जो उसके बारे में मैं नहीं कमिट कर सकती हूँ. आप लोग देख ही रहे हैं, रैलीज हो रहे हैं फिल्म स्टार्स के, आप लोग ट्विटर पे भी पढ़ रहे हैं कि हम सब सपोर्ट कर ही रहे हैं. लेकिन एक पीस कहूँगी, एक चीज़ हो जाती है कि अगर हम स्टार्स भी वहाँ अगर उतर आए इस समय रामलीला, तो इट कैन बी क्योटिक. तो आई थिंक जो हम लोग का सपोर्ट है वो जानते ही हैं कि वी आर सपोर्टिंग हिम. Everyone in this country, every citizen in this country wants corruption to end, and it's high time that it's exposed. Or I think hats off to this one man who has had the guts to stand up and voice his his protest. खेल जगत से भी अन्ना के आंदोलन को पूरा समर्थन मिला. यहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित अनेक अन्य देशों में भी विरोध प्रदर्शन हुए. सरकार इस बात पर तो राजी हुई कि लोकपाल विधेयक बनाना चाहिए, परंतु उसने जोर दिया कि मसौदा समिति का नेतृत्व सरकार के मंत्री करेंगे. कृषि मंत्री शरद पवार पर अन्ना ने भ्रष्ट होने का आरोप लगाया था. उन्होंने 6 अप्रैल को लोकपाल बिल के मसौदे के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह से इस्तीफा दे दिया, परंतु अन्ना इससे संतुष्ट नहीं थे. उनका कहना था कि यदि मंत्री भ्रष्टाचार को हटा सकते तो 62 साल में करप्शन इतना नहीं बढ़ता. देखिए टाइम्स नाउ पर एक खबर. Agricultural Minister Sharad Pawar, in a statement released late last night, tried to undermine Anna Hazare's role as the cause for him stepping down by saying that he was simply looking to avoid any controversy. But Anna was not satisfied with Pawar's token gesture, as he underlined the fact that there were other corrupt politicians in the system that would replace him. अरे मंत्री अगर करप्शन को मिटा देते हैं तो 62 साल में इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया? 9 अप्रैल को सरकार राजनीतिज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की संयुक्त समिति स्थापित करने के लिए सहमत हुई. तय हुआ कि प्रणब मुखर्जी अध्यक्ष होंगे और शांति भूषण सह अध्यक्ष होंगे. शांति भूषण लोकपाल विधेयक का मूल मसौदा तैयार करने वाले समूह में शामिल रहे थे. सरकार समिति की बैठकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी सहमत हुई और बिल के मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श करने के लिए भी सहमत हुई. बाबा रामदेव ने हजारे के उपवास का समर्थन किया और 4 जून को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक दूसरे बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. इसका नाम भारत स्वाभिमान आंदोलन रखा गया था और इसका उद्देश्य विदेशों में रखा भारत का काला धन वापस लाना था. रामदेव ने कहा कि आंदोलन से 10 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं. 5 जून को पुलिस ने रामलीला मैदान पर छापा मारकर बाबा रामदेव को हिरासत में ले लिया और आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज करने के बाद उनके समर्थकों को हटा दिया. 20 पुलिस अधिकारियों सहित 53 लोगों को चोटें आईं. सरकार ने कहा कि अनुमति केवल 5000 लोगों को योग शिविर के लिए दी गई थी, न कि 65,000 लोगों द्वारा राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए. इस बारे में आप एनडीटीवी पर एक खबर देख सकते हैं. आप बताएं कि पीछे पथराव भी हो रहा था, काफी लोग स्टेज से पत्थर फेंक रहे थे पुलिस पे, ये क्यों हो गया? बाबा जी फिर भी शांति बनाए रखने के लिए कह रहे थे, फिर भी पुलिस नहीं मानी और पुलिस ने हमारे को डंडे मारे. यहाँ देखो, ये देखो हमारे हम तो बाबा जी फिर भी शांति, आंसू गैस फेंकने के बाद भी बाबा ने शांति बनाए रखने के लिए कहा और फिर भी हमने किसी तरह भी किसी तरह अत्याचार नहीं किया, पुलिस ने हमारे ऊपर किया. Now Vishnu, women have played a very important role in this entire trying to save Baba Ramdev. Also, as I was telling you earlier, they threw a ring around Baba Ramdev trying to protect him. One of them, one of the several women who were right here is right beside me. मैडम आप कहाँ थी, बताइए, आपको क्या चोट लगी है? मैं पूरे समय स्वामी जी के साथ थी. स्वामी जी ने कहा कि मेरे को सबसे पहले मेरी बहनें घेरेगी,
थी। मेरे पूरे बहनों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन पुलिस भाइयों ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया कि इन बहनों को थोड़ा छोड़ दिया जाए। वो पूरा बहनों पे गिर गए और उन्होंने जब अश्रु गैस छोड़ा और माइक फेंका, हमें बेइज्जत किया। माइक फेंका तो मेरे सिर में इतनी जोर से यहाँ पे लग गई। 6 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव और दिल्ली के मुख्य सचिव तथा दिल्ली के पुलिस आयुक्त से 2 सप्ताह के भीतर इन घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी। रामदेव ने कहा कि 1 लाख किलोमीटर की भारत स्वाभिमान यात्रा अक्टूबर से शुरू होगी। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि वर्तमान वार्ताकार कपिल सिब्बल ने उन्हें धोखा दिया है। दिल्ली से निकाले जाने के बाद उन्होंने हरिद्वार में अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। देखिए इंडिया टीवी पर बाबा को यह आरोप लगाते हुए। 2 तरह के पुलिस कहती है ना, बाबा जी की जान को खतरा था इसलिए हमने सबको खदेड़ा। पुलिस की बाबा जी की जान को खतरा आतंकवादियों से नहीं था। पुलिस के 2 मकसद थे, एक वहां पर आए हुए देशभक्तों को खदेड़ना और दूसरा बाबा की हत्या करना। हजारे ने एक दिन की और भूख हड़ताल की और कहा कि रामदेव के आंदोलन में कुछ खामियां रही होंगी, परंतु रात में लोगों की पिटाई लोकतंत्र पर कलंक थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अहिंसक और सोते हुए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल का प्रयोग अलोकतांत्रिक था। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार और कांग्रेस ने रामदेव के विरोध को भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक खेल बताया। देखिए एबीपी न्यूज पर कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी का बयान। गुजरात और हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाकी जगह चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे। भाजपा के अध्यक्ष और एनडीए के संयोजक वहां जाएंगे और इनका राजनीतिक पार्टियों से कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुखौटे उतर चुके हैं, लड़ाई सीधी राजनीतिक है। लालू प्रसाद यादव ने रामदेव पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखौटा होने का आरोप लगाया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रामदेव के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा तो की, लेकिन सरकार के साथ गुप्त समझौता करके काले धन के मुद्दे को हास्यास्पद बनाने के लिए उनकी आलोचना भी की। भाजपा ने भूख हड़ताल तोड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना को रावण लीला कहा। लालकृष्ण अडवाणी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई ने उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिला दी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने भी रामदेव के खिलाफ कार्यवाही की निंदा की। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने भी घटना की निंदा करते हुए यहां तक कहा कि केंद्र सरकार अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। शिवसेना ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका बताया। रामदेव के एक वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 29 अगस्त 2011 को न्यायालय ने जबरन बेदखली के लिए दिल्ली पुलिस को दोषी ठहराया। जन लोकपाल मसौदा समिति में सहमति नहीं बन पा रही थी। अन्ना ने कहा कि अगर संसद में विधेयक का केवल सरकारी संस्करण ही पारित हुआ तो वो 16 अगस्त 2011 से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। सरकार ने धारा 144 लगा दी। दिल्ली पुलिस ने 16 अगस्त की सुबह अन्ना हजारे को भूख हड़ताल शुरू करने के पहले ही हिरासत में ले लिया। अन्ना के 1200 से अधिक समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया। किरण बेदी और शांति भूषण सहित अधिकांश समर्थकों को शाम तक रिहा कर दिया गया, लेकिन अन्ना को व्यक्तिगत जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के कारण तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अन्ना ने हिरासत में अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। वे पीने के लिए पानी तक स्वीकार नहीं कर रहे थे। पुलिस हिरासत से जारी संदेश में अन्ना ने कहा कि यह दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत है। उन्होंने लोगों से जेल भरो का आह्वान किया। वकील प्रशांत भूषण ने सरकारी कर्मचारियों से आंदोलन के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर जाने को कहा। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने अन्ना की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की। देखिए टाइम्स नाउ पर इस बारे में एक खबर। But now, latest coming in from the Congress camp, AICC General Secretary Rahul Gandhi saying he's concerned over the Anna issue. 16 अगस्त की शाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अन्ना को रिहा करने का निर्णय लिया। हजारे ने तब तक जेल छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक सरकार जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय उद्यान में उनके विरोध प्रदर्शन को बिना शर्त अनुमति देने पर सहमत न हो जाए। As Anna continued his fast inside the jail,
while his team outside, keeping the fight alive and pushing the government to a corner. On the stage, several members of India Against Corruption have repeatedly announced that Anna Hazare is going to come out anytime now. That's the announcement that's constantly being made on the stage. At the same time, asking the crowds of people who are gathered over here to maintain calm, to sit down and maintain peace and order. The government failing in its first attempt to negotiate terms. सरकार बिना किसी शर्त के उनको अनशन पर बैठने देती है, तब वो रिहा हो जाएंगे और नहीं तो उनका अनशन जेल में ही चलेगा. Failing in its second attempt too. वो 5 दिन से ज्यादा देने को तैयार नहीं है. 5 दिन की समय सीमा अन्ना को स्वीकार नहीं है. उनका कहना है कि हम समय सीमा स्वीकार नहीं करेंगे. Bihar continues to represent the anger against the government as Anna's fight slowly turns into mass movement. Bureau Report, Times Now. अंततः सरकार सहमत हुई और 19 अगस्त को अन्ना हजारे जेल से बाहर आए. जेल से बाहर आकर उन्होंने कहा कि वे रामलीला मैदान से तब तक नहीं जाएंगे जब तक विधेयक पारित नहीं हो जाता. 19 अगस्त 2011 को भाजपा सांसद वरुण गांधी ने घोषणा की कि वो हजारे के जन लोकपाल विधेयक को लोकसभा में एक निजी सदस्य के विधेयक के रूप में पेश करेंगे. भ्रष्टाचार के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए 1 लाख से अधिक लोग रामलीला मैदान पहुंचे. 50,000 लोगों ने मुंबई में मार्च निकाला. 22 अगस्त 2011 को अनशन के 7वें दिन हजारे ने कहा कि वो केवल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रधानमंत्री कार्यालय या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के साथ ही बातचीत करेंगे. 25 अगस्त 2011 को मनमोहन सिंह ने कहा कि लोकपाल विधेयक के सभी प्रारूपों पर संसद में बहस की जाएगी. केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख ने रामलीला मैदान में हजारे से मुलाकात की. 27 अगस्त 2011 को विधेयक पर लोकसभा में बहस की शुरुआत करते हुए प्रणब मुखर्जी ने हजारे से अपना अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया. इसके बाद संसद के दोनों सदनों ने हजारे की तीनों शर्तों को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया. 28 अगस्त 2011 को अन्ना हजारे ने अपना 12 दिन का उपवास समाप्त किया. अन्ना हजारे ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए 27 दिसंबर को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में फिर से उपवास शुरू किया. इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों ने उनसे खराब स्वास्थ्य के कारण उपवास को समाप्त करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. उन्होंने मजबूत लोकपाल न लाने पर 5 चुनावी राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाने की बात को दोहराया. बाद में बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण अन्ना ने उपवास को समाप्त किया. लोकपाल को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सका क्योंकि संविधान संशोधन के लिए सरकार के पास आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं था. सरकार ने फरवरी 2012 में राज्यसभा में विधेयक को फिर से पेश किया, लेकिन विधेयक पारित नहीं हो सका. 25 मार्च 2012 को अन्ना ने फिर एक दिन की भूख हड़ताल की. 1 महीने बाद हजारे ने नरेंद्र कुमार और सत्येंद्र दुबे जैसे विसिल ब्लोअर की याद में एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा. 3 जून को हजारे ने जंतर मंतर पर और 1 दिवसीय उपवास किया. यहां रामदेव भी उनके साथ शामिल हुए. इस बीच केजरीवाल और अन्ना में अलगाव हो गया. केजरीवाल ने उनसे अलग होकर आम आदमी पार्टी का गठन किया. हजारे और किरण बेदी ने भी टीम अन्ना का पुनर्गठन किया. 25 जुलाई को टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री और 14 कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ जांच से इनकार करने के विरोध में जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया. हालांकि हजारे 4 दिन बाद तक इसमें शामिल नहीं हुए थे. 4 दिन बाद हजारे इसमें शामिल हुए, लेकिन 3 दिन बाद अनशन समाप्त करने और सरकार के साथ बातचीत बंद करने का फैसला लिया, क्योंकि टीम अन्ना राजनीतिक पार्टी के गठन के मुद्दे पर विभाजित हो चुकी थी. आम आदमी पार्टी दिसंबर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 में से 28 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी. उसने कांग्रेस के समर्थन से अल्पमत सरकार बनाई, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पारित कराने में असमर्थ रही और 49 दिनों के बाद सरकार से इस्तीफा दे दिया. भारत की संसद में दिसंबर 2013 में दिल्ली चुनावों के कुछ दिन बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित किया गया. इसे
अन्ना आंदोलन की सफलता भी माना जा सकता है। अन्ना हजारे आंदोलन की कई लोगों ने आलोचना भी की है। कहा गया है कि इसमें भाजपा और आरएसएस के साथ मिलीभगत थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष चंद्र मोहन ने कहा कि यह आंदोलन आरएसएस द्वारा संचालित था। आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रशांत भूषण ने भी 12 सितंबर 2020 को इंडिया टुडे टीवी पर राजदीप सरदेसाई को दिए एक साक्षात्कार में दावा किया कि यह आंदोलन भाजपा आरएसएस द्वारा समर्थित था और उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो पहले इसे नहीं समझ सके थे। ये साक्षात्कार आप यहां देख सकते हैं। Most famously during the Aam Aadmi Party movement, you all were both founders of India Against Corruption. On hindsight, any regrets? I mean, many believe it is that movement which in a way led to the fall of the Manmohan Singh government and brought in the Modi government, which today you are sort of so critical of. So do you have any regrets of India Against Corruption? You left Arvind Kejriwal, he formed his own political party. Not as such the regret of running that India Against Corruption campaign, but in hindsight there are two things which I do regret. One is not having seen that the movement was to a very large extent supported and propped up by the BJP RSS for their own political purposes to bring down the Congress government and get themselves in power. You're saying that today on record. You believe that the movement was propped up by the BJP RSS? Yes, I have no doubt about it today. Including Anna Hazare himself, or he was not aware of it? He was also probably not aware of it. And you were not aware either? Arvind was aware of it. I have very little doubt of that. The second regret that I have is not having understood Arvind's character early enough. आम आदमी पार्टी बनाकर राजनीति में प्रवेश करने के मुद्दे पर अन्ना और केजरीवाल के बीच में दूरियां बन गई थी। समय के साथ ये खाई बनती चली गई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में शामिल केजरीवाल के अनेक साथियों ने भी बाद में आम आदमी पार्टी छोड़ दी। इनमें प्रमुख योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, वकील प्रशांत भूषण, पत्रकार आशुतोष आदि हैं। किरण बेदी सीधे तौर पर भाजपा की हो गई। उन्हें पुदुचेरी का गवर्नर बनाया गया। केजरीवाल लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, परंतु ये सब बाद की बातें। इतना तो है ही कि अन्ना के आंदोलन ने देश का ध्यान उच्च राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार की ओर खींचा था और एक समय इसे देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भी बना दिया था। परंतु आज इस आंदोलन का असर कहीं दिखाई नहीं देता, जबकि वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे होने की खबरें चारों तरफ हैं। शायद देश को फिर से किसी बड़े आंदोलन का इंतजार है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के किसी अन्य जन आंदोलन पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।